नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसमें? स्केल अप टू। स्केल अप टू है बिजनेस को कैसे स्केल करें। अभी आज के आज मान लीजिए हमको कोई 5 करोड़ रुपए दे दे, जो कि फीजिबल है। आज मेरी मार्केट की ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि मुझे बैंक आराम से 5 करोड़ रुपए लोन दे सकता है। और मान लो बैंक ने लोन दे दिया और कोई ब्याज भी नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और मुझे बोला कि आप इसको आराम से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब आपके पास पैसे आए तब उसको वापस करिएगा। तो उस 5 करोड़ को अपने बिजनेस में, अपने काम में लगाकर आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, किसको आप जॉब पे रखेंगे। आपके पास अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस है तो उसमें क्या चीज़ है जहाँ पर आप पैसे को डाल देंगे और वो पैसा बढ़ेगा या आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसी सवाल का जवाब है स्केल अप। अभी रिसेंटली जब मुझे पता चला कि भाई हमारे बिजनेस में 15 से 20 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में ढेर सारे खर्चे आना शुरू हो गए जो पहले नहीं आ रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि वो खर्चे बहुत ज़रूरी नहीं है। स्केल अप मतलब जो सबसे ज़रूरी है वहाँ पर पैसे लगाना, लेकिन लगाना बिजनेस में हम लोग को पता ही नहीं कहाँ पैसे लगाने हैं, इसीलिए हम पैसे का इंतज़ाम भी नहीं कर पाते। आजकल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी है, अंबानीज है, उनको पता है कि यहाँ पर एक प्लांट डालना है, तो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, जाके बैंक को दिखाते हैं, बैंक देखता है अरे बाप रे बाप इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ बिल्कुल फटाफट ले जाओ पैसा, क्योंकि उनको पता है ये उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके हमको पैसा कमा के देंगे। स्केल अप मतलब आपको आइडिया आना शुरू हो जाए कि कहाँ कहाँ पर अपने पैसे और अपने एम्प्लॉयज़ लगाने हैं। लेकिन ये सवाल ही अपने आप में बड़ा डिस्टर्बिंग है कि आप किसी और का पैसा लेकर के बिजनेस करें, बिकॉज वो टेंशन देगा। तो इसमें ढेर सारे अलग अलग बिजनेस के इंपॉर्टेंट लेसन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है गेटिंग टू नो। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, कोई भी आपका आइडिया, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स ना बोलेंगे। तो हमने देखा था कल कि एक लड़की थी जिसने म्यूज़ नाम का एक वेबसाइट बनाया, जिसमें ढेर सारे इन्वेस्टर्स ने कहा, और बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनाया उसने ऐसा वेबसाइट बनाया कि एक नॉर्मली जो वेबसाइट्स होते हैं monster.com, naukri.com, उसमें ढेर सारी जॉब्स होती हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि कंपनी कैसी होगी, उसका कल्चर कैसा होगा, ऑफिस कैसा होगा। तो इसने ये जो वेबसाइट्स हैं ये एम्प्लॉयर के हिसाब से वेबसाइट्स हैं, लेकिन इसका जो म्यूज़ है वो एम्प्लॉई के हिसाब से वेबसाइट बनाया कि आपको गाइडेंस मिलेगी इस वेबसाइट के थ्रू, म्यूज़ के थ्रू, कि आपको किस टाइप का जॉब करना है। इनफैक्ट ऑफिस का टूर भी मिल जाता है इसके ऐप से। एक तरह का करियर गाइड है का वेबसाइट द म्यूज़ नाम से, और इस समय उसमें 100 मिलियन से भी ज़्यादा, 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। उसके बाद ट्रिस्टन वॉकर हमने के बारे में पढ़ा था, जिसने वॉकर एंड कंपनी बनाया था, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जैसे शेविंग की इंडस्ट्री। तो उसमें एक इसने खोजा कि वो दाढ़ी जिसके अंदर से मोटे मोटे होते हैं उनको शेव करने के लिए इसने बनाया था। और इसके बारे में हमने पढ़ा था बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये ट्रेंड को डिस्कवर कर लेता है। ट्विटर शुरू में जब 2008 में बहुत कम लोग, कस्टमर्स भी बहुत कम जानते थे, तब इसने को यूज़ करना शुरू किया ट्विटर को। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आज ट्विटर को ही इस्तेमाल करने की वजह से बीजेपी इतना आगे बढ़ी है, क्योंकि कॉमन मैन को लगता है कि हम बड़े बड़े नेताओं को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और है भी भाई, आज आपको मोदी जी को कुछ बोलना है तो @नरेंद्र मोदी कर दीजिए, तो वहाँ सीधे पहुँच जाती है इन्फॉर्मेशन एक तरह से। अगर आपके आइडिया में या आपकी ट्वीट में वैल्यू है तो, मतलब उसको और भी लोग ट्वीट करें तो ट्विटर एक बहुत पावरफुल रिसोर्स है। हम लोग नहीं यूज़ करते, इसलिए हम जानते नहीं हैं, अभी तक नहीं यूज़ करते, बट ट्रिस्टन वॉकर करता है। ट्रिस्टन ने बाद में, आपको याद है, उसने ईमेल किया था, ढेर सारा ईमेल किया था 18-19 बार एक कंपनी को, तो उसको फिर जॉब लग गई थी। कौन सी कंपनी थी? फोर स्क्वायर सिगरेट, पुरानी कंपनी थी सिगरेट की। उसके पहले ट्विटर में ही मिली थी उसको जॉब। हाँ, उसके पहले ट्विटर में ही उसको जॉब, इंटर्नशिप मिली थी। हाँ, उस ट्विटर के सीईओ ने लिखा था कि हाँ तू आ जा। और उसके बाद फिर फोर स्क्वायर, जो कि आजकल की टेक की बहुत बड़ी कंपनी है,
उसमें उसको जॉब मिली, इंटर्नशिप मिली। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये बहुत परसिस्टेंस है, मतलब वो पीछे पड़ा है इसके लिए उसको जॉब मिल गई ना। कह रहे हैं कुछ लोग तो किस्मत वाले होते हैं, वो किसी ऐसी कंपनी में घुस जाते हैं जो किस्मत से होता है, बाय चांस। लेकिन यहाँ पर ट्रैविस एक के बाद एक, पहले ट्विटर में, उसके बाद फोरस्क्वायर में। तो अगर 2 बार अच्छी कंपनी में आदमी को घुस जाए तो ये चांस की बात नहीं है, लक की बात नहीं है। आज हम लोग यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं और आज हमारे पास कुछ भी करके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोगों ने 2011 में, 2012-13 में यूट्यूब को पहचान लिया बाकियों से पहले। आज अगर कोई यूट्यूब का चैनल बनाता है तो उसको 1 लाख सब्सक्राइबर करना उतना आसान नहीं है जितना 2011 में था। तो ये एक तरह की प्रेसियंस है, एक फ्यूचर के ट्रेंड को पहचान पाना है। स्पाइडरमैन को ना एक सेंस होता था, तो ऐसे एक सुपर पावर जिसको होता है उसको टिंगलिंग होती है, हाँ यार कुछ है इसमें, कुछ है ऐसा कुछ। जैसे आजकल जो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, वो भी एक ट्रेंड है। इस समय पूरे इंडिया में बहुत कम वेलनेस सेंटर्स हैं। कैसे? आप अगर एक तरफ टोटल नंबर ऑफ 5 स्टार्स होटल काउंट करो तो ऑलमोस्ट हर शहर में एक आध 5 स्टार है, लेकिन हर शहर में एक आध वेलनेस सेंटर नहीं है। वेलनेस सेंटर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आप योगा, एक्सरसाइज, थेरेपी करा करके आप हेल्दी होकर वापस आए, लेकिन अच्छी फैसिलिटी के साथ। उसमें होटल में अच्छे कमरे हों, खाना अच्छा हो, जैसे 5 स्टार में होता है, वो बहुत कम है। तो अगर हम लोग उसको चालू कर पाते हैं तो हम लोग एक ट्रेंड को बहुत पहले ही पहचान पा रहे हैं। बोलते जब हम फोरस्क्वायर में मैं काम करता था, ट्रिस्टन बोलते हैं 2012 में, उस समय हमारे पास एक भी कंपनी उनके साथ जुड़ी नहीं थी, कस्टमर नहीं थे। और कुछ ही साल बाद क्या बनाया उसने? बिजनेस डेवलपमेंट टीम। इस कंपनी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट टीम बनाया। और जब ये छोड़ करके वहाँ से निकले तो उनके पास ओवर 1 मिलियन मर्चेंट थे। 1 मिलियन मर्चेंट मतलब 10 लाख लोग जो हर महीने इनको कुछ न कुछ पैसे दे रहे हैं। अगर 1,000 रुपये महीना भी दे रहे हैं और 10 लाख है तो कितना पैसा इनको मिल रहा है हर महीने? 10 लाख इंटू 1,000, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का मंथली इनकम एक तरह से इनके पास है। क्लाउड में बहुत पैसा है। इनफैक्ट अमेजॉन का जो मेन पैसा आता है, सबसे ज़्यादा पैसा, वो क्लाउड से ही आता है। रिटेल से बहुत कम पैसा आता है। क्लाउड मतलब ये जो हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इसको अपलोड करते हैं क्लाउड में, मतलब एक तरह का हार्ड ड्राइव, उसके सर्वर्स बनते हैं। ऐसे शहरों में बनते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, जहाँ पर बिजली बहुत सस्ती होती है, और वहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं। सर्वर फार्म बोलते हैं। वहाँ पर हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, हमारे ट्वीट्स। सभी कंपनीज चाहती हैं कि आपसे जो डाटा लेती हैं वो कहाँ पर स्टोर करें, तो स्टोरेज की स्पेस को बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस सबसे बड़ा इस समय है अमेजॉन का। वो ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर उसके पास है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे नहीं, सेल्स फोर्स तो, हाँ शायद सेल्स फोर्स है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट बहुत छोटा है कंपेयर टू अमेजॉन। तो ये फोरस्क्वायर वैसे ही कुछ काम करता था। ट्रिस्टन कहते हैं जब मैंने काम शुरू किया था हम 3 लोग थे, और जब हम छोड़ के निकले तो हमारे पास 150 एम्प्लॉयज़ थे। अभी डीप नॉलेज में मैं हूँ, आंचल है और शुभम, अनिकेत। अच्छा, आप तीनों ने अपने आप को काउंट नहीं किया। आप लोग हमारे मर्चेंट भी नहीं, कस्टमर भी नहीं है, जो भी है पता नहीं, बट फिलहाल हम लोग 4 लोग हैं। और होपफुली हम लोग अगले 2-3-4 साल में 150 की टीम हो सके तो अच्छा होगा। और उसके बाद बोलते हैं जब 150 की टीम हो गई तो मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे कुछ और अपना करना था। और उसके बाद ट्रिस्टन वहाँ से हट करके एक बहुत अच्छी जगह आया। बहुत फेमस आदमी है वेंचर कैपिटल फर्म में। और बेन हॉरविट्ज मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि उनकी 2 बहुत अच्छी किताबें, बिजनेस में एकदम भगवत गीता की तरह पढ़ा जाता है। इनके हिसाब से बिजनेस बहुत मुश्किल चीज़ है। बेन हॉरविट्ज कौन है? ये फाउंडिंग पार्टनर है, मतलब एक पार्टनर है एक कंपनी में जो वेंचर कैपिटल की कंपनी है। काहे की कंपनी है? वो क्या करती है? पैसा लगाती है। वेंचर मतलब आपका कोई बिजनेस है, कोई वेंचर है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट देंगे। और उस कंपनी का नाम है एंड्रीसन हॉरोविट्ज। क्या नाम है? एंड्रीसन भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नेटस्केप बनाया था। एंड्रीसन प्लस बेन हॉरविट्ज, इन दोनों ने बनाया वेंचर कैपिटल फर्म। और उन्होंने कहा ट्रिस्टन को तुम आओ यार हमारे साथ कुछ हैंग अराउंड करो, जैसे आजकल आंचल हमारे साथ हैंग अराउंड कर रही है।
और बोला काम क्या करना है, बड़ा सोचो, थिंक बिग। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ के EIR हो। EIR मतलब एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। एक हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो कि हमारे साथ रहता है और उसका काम है खाली सोचना, तुम सोचो यहाँ बैठ करके। और वो वहाँ पर कई महीने इनके साथ ऑफिस में रहा और अपने आइडियाज़ को कास्ट अराउंड करता था, मतलब बाहर निकाल निकाल के फेंकता था, सोचता था। शुरू में बोलते हैं मेरे मन में एक आया कि मैं बैंक बनाऊंगा एक। फिर एक आइडिया आया कि मैं जो ट्रकिंग का बिजनेस है वो गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे, पूरी दुनिया में होता है, उसको बहुत बड़ा उसमें स्कोप है। फिर मेरे को ख्याल आया कि यार दुनिया में ना मोटापा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, तो उसको ठीक करेंगे। आज की डेट में ओबेसिटी के ऊपर मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। तो इन्होंने कहा मुझे ओबेसिटी खत्म करना है दुनिया से। तो इस तरह से सोच रहे हैं। उसके बाद खट करके इनको इंस्पिरेशन आया। बोलते मैं शेव कर रहा था, मैं ब्लैक हूँ, मेरी दाढ़ी मोटी मोटी और बार बार मेरी जो रेजर था फंस रही थी, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बोलते हैं एक आदमी की शेविंग को एक्सपीरियंस को अच्छा करना, ये आपको शायद लगे कि ये कोई बहुत स्केलेबल आइडिया नहीं है, मतलब बहुत तेज़ दुनिया में बढ़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन जो आइडियाज़ स्केल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। ड्रामेटिक प्रॉब्लम्स मतलब देखने में एकदम धुआंधार प्रॉब्लम्स, खाली उसको सॉल्व करें ऐसा नहीं है। स्केलेबल प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ, मैं रायपुर से आ रहा था, गाँव से, अपने गाँव से, और पापा, मैं और ड्राइवर थे, और एक जगह पर गाड़ी रोकी हम लोगों ने रास्ते में, एक गांव में, और वहाँ से बहुत तेज़ी से बदबू आ रही थी। वहाँ एक बड़ी सी मशीन थी जो वहाँ के एक सेप्टिक टैंक को, गांव में सेप्टिक टैंक को साफ कर रही थी। सेप्टिक टैंक जानते हैं, इसमें हम लोगों का सब गंदगी जाती है और करीब 10-15-20 साल के बाद उसको सफाई की जाती है। तो ऐसी कंपनीज हैं जो मशीन के जरिए सेप्टिक टैंक साफ करती हैं। हाँ, और बहुत तेज़ी से बदबू आ रही थी। और सेप्टिक टैंक दुनिया में कहाँ कहाँ है, हर घर में है। तो अगर कोई कंपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो स्केलेबल प्रॉब्लम है। हाँ भाई, टंकी भर गया तो साफ करने का काम है। तो यही है, ये कोई ड्रामेटिक प्रॉब्लम नहीं है कि मार्स पे हमको लेके जाना है, घर बनाना है, या कोई नया गैजेट बनाना है। एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपके घर में गंदगी इकट्ठा हो गई है। तो जो स्केलेबल चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ड्रामेटिक चीज़ों को सॉल्व करे। स्केलेबल आइडियाज़, स्केलेबल बिजनेसेस नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई और ध्यान नहीं दे रहा है। और जितना शेविंग की बिजनेस को उसने ध्यान से स्टडी करने की कोशिश की, उतना ही उसको समझ में आया कि जो भी ब्लैक लोग हैं उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया, उनके बारे में सोचा ही नहीं गया शेविंग करते समय। हम और आप जानते नहीं है, जो ब्लैक लोग हैं उनके जो बाल होते हैं वो कितने मोटे और करली होते हैं, हम आप नहीं जानते। आज अगर मुझे शेव करना होता है तो ऊपर जो रेज़र है, अगर 10 बार मैंने यूज़ कर लिया तो 11वीं बार अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा गाल जलता है, फिर उसको मैं शिफ्ट नया से चेंज कर लेता हूँ। नया वाला बहुत स्मूथ लगता है। लेकिन यहाँ पर नए वाले रेज़र से भी जब लोग शेव करते हैं तो भी इनको रेज़र बर्न्स और रेज़र बम्प्स होते हैं, दाढ़ी जल जाती है। और ये इतनी पुरानी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा है ही। जैसे आप लोगों की फेशियल को जब वो क्या करते हैं, आईब्रोज भी हटाते हैं प्लस वैक्सिंग करते हैं, इतनी पेनफुल प्रॉब्लम है कि लेडीज़ तो सोचती है प्रॉब्लम तो है ही, इसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ट्रिस्टन ने सोचा, इन्विजन किया कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, खाली रेजर बनाऊंगा ऐसा नहीं है, उसमें पूरी की पूरी हेल्थ और ब्यूटी कंपनी होगी। और वो कैसी होगी, फ्यूचर में जाके प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साइज की, PNG नाम सुना है, PNG कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, कोई गेस? $326.18 बिलियन। तो ये चाहते हैं ऐसे ही एक कंज्यूमर कंपनी बनाएं जो PNG की तरह। ये ऐसी कंपनी होगी जो कि ब्लैक लोगों के लिए, मेन ऑफ कलर्स हैं, आदमी और औरत, उनके लिए ही डेडिकेटेड प्रोडक्ट बनाएगी। और ये चीज उनको साफ दिख रही है, यार ये पहले क्यों नहीं किसी ने किया, है तो बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम है। मेन ऑफ कलर्स, इन्हीं को बेसिकली इनको लगी, वही तो ट्रेंड पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुझे जब ज़ेनोगा मैंने पढ़ा तो मुझे तो ब्लाइंडिंगली क्लियर हो गया कि ये तो सबको पता होना चाहिए, IAS। आज बल्कि मैं नैन्सी से बात कर रहा था तो मैंने बोली थी आप सर आइए बॉम्बे में, आइए प्रोग्राम करिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग करेंगे ज़ेनोगा फॉर बॉलीवुड। तो एक बार वो बोलती है सर, तो हम लोग के काम में ऐसा होता है एक्टर्स के कि हम लोग को पता नहीं कल कहाँ जाना पड़ जाए। तो अगर मैंने रजिस्टर करा भी लिया 10 लोगों को ज़ेनोगा सेशन के लिए, लेकिन हो सकता है उनको कॉल आ जाए तुरंत कि तुम्हें जाना है, मैसूर जाना है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। फिर लेकिन मैं सोचने लगा कि ये मैं
ज़रूरत फॉर बॉलीवुड कर रहा हूँ तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि उनके लिए कर रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि वो भी IES है, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेक्सुअलिटी, और उनका भी उलझा हुआ है IES। तो मैं लिटरली उनके लिए सर्विस कर रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग, उनके लिए सर्विस कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी अगर आपके घर में आकर आपकी गंदगी की टंकी साफ करता है तो आपके लिए कर रहा है, पैसा ले रहा है लेकिन आपके लिए कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी के दिमाग के अंदर से आप टंकी साफ कर रहे हैं उसका, तो फिर आप उसके लिए कर रहे हैं। तो शुरू में शायद लोगों को जब तक ये चीज़ समझ में ना आए तब तक वो नहीं आएंगे, लेकिन एक बार समझ में आएगा तो आपके पास वेटिंग लिस्ट रहेगी बाहर आपके सेशंस को अटेंड करने के लिए। तो इट वाज ब्लाइंडिंगली क्लियर, क्या था, एकदम साफ साफ दिख रहा था। लेकिन आप एक अपना आइडिया जाके पिच कर रहे हैं किसको, ज़्यादातर वाइट लोगों को और ज़्यादातर मेल को, और ऐसे लोग जिनके हेयर स्ट्रेट हैं, करली नहीं है, आप कैसे कन्विंस कर पाओगे? ये तो ऐसे है जैसे कि किसी बहुत अमीर आदमी को बोले कि वहाँ पर गरीबी है, उसको सॉल्व करना है, उसको दिखेगी नहीं गरीबी, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम्स थी नहीं जो ब्लैक्स को थी। जब म्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए वो लड़की थी, उसका नाम था कैथरीन मिनशॉ, वो भी जब जाकर के इन्वेस्टर्स को बता रही थी ना, तो बोलती है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर एक आदमी को उसके हिसाब से करियर मिलेगा। तो लोग बोलते थे अरे Naukri.com, Monster.com, ये सब पहले से है वेबसाइट, तुम नया वेबसाइट क्या बना लोगी? लेकिन ये लड़की उन लोगों के हिसाब से देख रही थी जो लोग जॉब खोज रहे, हाँ, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। आज भी अगर मुझे अपने करियर को आगे ले जाना है तो कोई वेबसाइट मुझे गाइड नहीं करती, वेबसाइट पे खाली नौकरियां होती हैं, इसका वेबसाइट अलग है। लेकिन ये प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि जिसके पास वो प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम समझ पाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ के लोग जब इसकी ट्रस्टन की बातें सुन रहे थे, उनको भी उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। आपको याद है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेसन का नाम क्या है? गेटिंग टू नो। सबसे पहला स्केल अप में जो सबसे पहला लेसन है, ना अगर कोई बोले तो प्रॉब्लम इतना ये मत सोचो कि ना है, इसका मतलब उसके पीछे कोई चीज़ है जो अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहा। जब ट्रिस्टन जाकर के इन्वेस्टर्स को बोलते हैं पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला? नो। इन्वेस्टर्स को बोला कि ये नीश है, मतलब ये मार्केट बहुत बड़ा, काले लोगों के लिए तुम इरेजर बना रहे हो, साबुन बना रहे हो, बहुत चलेगा नहीं, छोटा सा मार्केट है, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। दूसरा एक इन्वेस्टर बोलता है मुझे लगता नहीं कि किसी को पता भी है कि ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। नो। बोलते क्या कर रहे हो तुम, रेजर बना रहे हो? जिलेट जैसी कंपनी को देखो, 4 ब्लेड डाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर लगा करके वो चला रहे हैं, और तुम उनके साथ कंपटीशन करने जा रहे हो? मेरे पास पैसा नहीं तुम्हारे ऊपर लगाने के लिए। नो। और एक आदमी तो बोलता है तुम टेक कंपनी बनाना चाहते हो सिलिकॉन वैली में, और वो भी रेजर बनाना चाहते हो? नो। देखिए ये वर्ड सुनिए, एज इज ऑफन द केस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जैसा अक्सर होता है जब आप एक बोल्ड आइडिया पिच कर रहे हो, कोई बड़ा आइडिया किसी को पिच कर रहे हो, को ढेर सारे लोग नहीं मिलेंगे, केवल एक आदमी मिलेगा, अर्ली चैंपियन। जैसे हमारी केस में फिलहाल कौन है? वो अजय बागड़ी। और यहां इस केस में ट्रिस्टन के लिए वो कौन था? वीसी, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसका नाम था बेन हॉरविट्ज। ये वो आदमी था जिसने ट्रिस्टन को अपने ऑफिस में बुलाया, बोला अरे तुम आओ यार, टहलो, घूमो, भी चिंता मत करो क्या बिजनेस करोगे, बस टहलो। और बोलते हैं, ट्रिस्टन बोलते हैं, मुझे पता था कि अगर कोई बेकार आइडिया लेके जाऊंगा मैं बेन के पास, तो बेन बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, मुझे साफ बोल देगा बेकार आइडिया है। और क्यों बेन हॉरविट्ज ने इसके आइडिया को क्यों पसंद किया? क्योंकि उसके घर में भी ढेर सारे ब्लैक लोग थे। तो जब उसने इस आइडिया को सुना, उसने कहा हाँ यार मेरे घर में भी प्रॉब्लम है। तब भी बोलते हैं ट्रिस्टन, मुझे समझ में आया कि मैं सचमुच में कोई कायदे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको शायद लगेगा कि यार एक आदमी ने हाँ बोला, लेकिन वहां पर 100 ने ना बोला है, तो 100 के ना से ये एक आदमी की हाँ कैसे ज्यादा पावरफुल है? 100 वहां पर ना बोल रहे हैं और यहां पर एक आदमी ने हाँ बोल दिया, तो ये हाँ ज्यादा मजबूत कैसे है? अलग अलग टाइप के नो होते हैं। एक होता है सब्सटैंशियल नोज, सब्सटैंशियल नोज, वजनी नो होते हैं। एक शार्क टैंक आता है जिसमें कि एक तरफ इन्वेस्टर्स होते हैं 4-5 अमीर अमीर लोग, और उस तरफ होते हैं लोग जो नए नए अपने आइडियाज़ पिच करते हैं। और ये लोग इतनी बेइज्जती करते हैं उन लोगों की, क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत बेकार बेकार होते हैं। एक आदमी आया, बोलता है मैं आपकी नाभि को खूबसूरत बनाने के लिए वो बनाता हूँ, प्लास्टिक के कुछ समथिंग। अब इसको सुनते ही सारे के सारे हंसने लगे। वो आदमी बड़ा जोश से कि आदमी को क्या चाहिए जिंदगी में, खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक सुंदर सी नाभि। अब हंस रहा था इसमें, कौन था वो?
अश्लील गोवर करके एक बहुत ही फेमस, इस समय ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, जो पेटीएम टाइप की कंपनी है, और वो खूब जोरों से हंस रहे थे, और उनका हंसना जायज़ था, क्योंकि कुछ आइडियाज इतने बेकार होते हैं कि उनको, वो बेकार ही होते हैं, उनको साफ साफ बोलना पड़ता है नया नहीं। तो वो है सब्सटैंशियल नोज, कि आप जब अपने आइडियाज़ को लेके जाएंगे और बोलेंगे कि सर ये आइडिया है, और आपका जेन्युइन आदमी अगर देख करके बोलेगा बेकार आइडिया, तो मान लीजिए। तो कुछ तो सब्सटैंशियल नोज होते हैं, और कुछ स्केप्टिकल नोज। स्केप्टिकल मतलब वो आदमी बताएगा, जैसे अभी कल की बात हुई, एक लड़का ने मुझसे बोला कि सर मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक ऐप बना रही है जिसमें कि स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे बुक्स को एक दूसरे को दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मुझसे बार बार पूछ रहा था कि सर ये आइडिया चलेगा, बड़ा होगा? तो मैं उसको साफ साफ बोल नहीं पाया, बिकॉज वो जितने इंथुजियाज्म से बता रहा था अपने आइडिया के बारे में, मुझे लगा अगर मैं ना बोल दूंगा तो जरा उदास हो जाएगा। मैंने कहा ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। लेकिन मेरी जगह अश्लील गुरु होता तो बोलता ये बेकार आइडिया है, इस पर काम मत करो। और मैं भी उसको बोलना चाहता था, लेकिन मैंने उसको कहा देख बेटा, इसका मार्केट साइज बहुत चेक करो कितना बड़ा है कि नहीं। बिकॉज अगर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें स्केल अप 1 में कि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है, मार्केट साइज। हाँ, उसमें मार्केट साइज बड़ा चाहिए। दे वांट बीज। इन्वेस्टर्स को अगर आपका मार्केट साइज बिलियंस में नहीं होता तो इन्वेस्टर्स खुश नहीं होते। टैम, टोटल अवेलेबल मार्केट, वो आपका अगर छोटा है, जैसे इस लड़के का बुक्स का जो बिजनेस है, सॉफ्ट कॉपी, वो ऑलमोस्ट फ्री में लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये बोल रहा था कि सर उसमें हर बुक की जो आएगी उसमें 12 रुपये में बुक हो जाएगा, उसमें से 3 रुपये 4 रुपये हमको मिलेंगे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस ऐसे जो नो होते हैं, अगर आपको कोई मना कर रहा है तो वो स्केप्टिकल नो है, जिसके ज़रिए आप अपने आइडिया को रीथिंक करते हो, आप अपने अपॉर्चुनिटी का साइज को फिर से इवेलुएट करते हो। ट्रिस्टन कहते हैं कि ये वो नो है जिसको आप ध्यान से सुनिए, सीखिए उससे। लेकिन एक और नो होता है, उसको बोलते हैं लेजी नो। लेजी नो मतलब एक आदमी ने आपकी बात सुनी है, ध्यान भी नहीं दिया है, बोल दिया नो, जाओ क्विकली। और ऐसे लोग जब आपको ना बोलते हैं तो आप उनको मिलो, उनकी ना सुनो, और ये बता दो अपने आप को ये आदमी मेरी बात सुन रहा तो भागो यहाँ से, मूव ऑन करो। इसलिए बेन हॉरोविट्ज की हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसने इसके बात को सुना, इसके सारे बेकार आइडियाज़ को ना बोलता था, और इसके आइडिया, इस वाले आइडिया को उसने हाँ बोला। उसने ध्यान से सुना, और बाकी लोगों ने जितने भी उसकी बातों को सुना, आइडिया को सुना, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, वो लेजी नो थे। आपको भी जाकर बात करना चाहिए, पता है, जब भी आप किसी को पिच कर रहे हो, आइडियाज़ बता रहे हो, तो आप देखो वो आदमी मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, अपना दिमाग लगाकर उसमें कुछ इवैल्यूएट कर रहा है, कल हाँ 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 खाली बोल करके छोड़ दिया। तो आज का लेसन ये है कि सारे ना जितने होते हैं उसमें से कुछ नोज ऐसे होते हैं जो लेजी नो होते हैं। इसका नाम ही है इस टॉपिक का लेजी नो, द लेजी नो, और जस्ट कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। आप जो पॉइंट बता रहे हो किसी को, जैसे अभी हम लोग जिनोगा की वीडियोस बनाते हैं और WBX बना रहे हैं, मेरा बचपन से ही विश्वास है, जब से, मतलब बचपन से नहीं, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है तब से मुझे लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोगों को नहीं पढ़ाते। क्लास के 4 या 5 बच्चे होते हैं जो क्लास के टॉपर होते हैं, और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप घर पे उनको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में उनको पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चे पैदाइशी जीनियस भी हैं, और इन्हीं को स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं। और बाकी क्लास में हम जैसे बच्चे हैं जो पीछे के एकदम लास्ट बच्चे हैं, हमारे लिए स्कूल नहीं है। हम भिखारियों की लाइन में ऐसे कटोरा लेकर बैठे रहते हैं, जो बच्चा खुचा होता है हमारे उसमें आ जाता है। ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक स्कूल खोला, उसका नाम रखा डीप नॉलेज, यूट्यूब में। तो ये मेरा आइडिया था, और जब इस आइडिया को मैं किसी को पिच करता हूँ और वो आदमी जीनियस को बोलेगा ऐसे स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आदमी कैसा ना बोल रहा है, लेजी नो। वो आपकी प्रॉब्लम जानता नहीं है, उस प्रॉब्लम के ऊपर कभी सोचा नहीं उसने। फिर मिलते हैं आंचल, आशीष, श्रीश, गौरी, वैभव। ये प्रॉब्लम सब जानते हैं कि स्कूल में जब होमवर्क दिया जाता है और जब बेइज्जती होती है और एग्ज़ाम का पेपर में दिमाग लगाते हैं 0 हो जाता है, आप प्रॉब्लम समझते हैं। सो जब आप इन्वेस्टर्स से मिलते हैं तो आप पूछिए अपने आप से, क्या ये लेजी नो है कि स्केप्टिकल नो है कि सब्सटैंशियल नो है। और जो लेजी नो होते हैं उनको आप आराम से बाईपास करके आगे बढ़िए। आज का यही लेसन है। इसलिए मैं कह रहा था गेटिंग टू नो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे ना तो वो उस नो को पहचानेंगे। आज ही कल अजय बागड़ी जी और उनकी वाइफ
बड़ी मम्मी से डिस्कस करे थे कि नागपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम लोगों को किसी थोड़ा सा हिल स्टेशन पे, महाबलेश्वर टाइप के जो हाइट्स होते हैं वहाँ पर जाकर के कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो रिम्पी को भी अच्छा लगा आइडिया और उनको भी अच्छा लगा, चलो ठीक है। लेकिन मुझसे फिर उन्होंने पूछा आज कि सर ऐसा कैसा आइडिया। मैंने कहा नहीं सर, अपने को जो भी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए फिलहाल जो सबसे पहला वो नागपुर में बनानी चाहिए, क्योंकि नागपुर में हमारा बेस है, आपका ऑफिस वहीं पर है, आप रहते वहीं पर है। जितना दूर जाएंगे आप, उतना ही आपकी मैन पावर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। वो खट से मुझसे बोले बागड़ी जी, हाँ सर ये बात तो सही है, मैं इधर 500 आदमी मेरे पास 500 को दौड़ा सकता हूँ काम के लिए, लेकिन इनको मैं वहाँ भेजूंगा महाबलेश्वर कहीं दूर, तो वहाँ पर क्या पता जाएँ कि नहीं जाएँ। अब मेरे को क्लियर हो गया, मतलब नागपुर के 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। अब कोई हिल स्टेशन, मैंने कहा सर ये पहला नहीं है, ये सर ये आखिरी नहीं है, ये हम पहला बना रहे हैं। अगर इसको हम लोग सक्सेसफुली रन कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वाला पहाड़ों में बना लेंगे, कहीं और बना लेंगे, बट पहला हम लोग को। तो वो हम दोनों डिस्कस करते हैं, तो इट इज़ नॉट लेजी, नो, मतलब इट्स नॉट समथिंग के ऊपर ऊपर से बात करें, सब्सटैंशियल टॉक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।